अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की रैपिड रिवीजन करेंगे। ये वीडियो आपको इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर भरपूर तैयारी करने में हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को जब आप एंड तक लाजमी देखेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में भरपूर तैयारी करने का एक मौका मिल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके जो सब टॉपिक होंगे वो होंगे फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल करंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा रेजिस्टेंस का। उसके अंदर रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, वोल्टेज के बारे में, ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, नॉन ओहमिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास वो है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का। तो इसमें हमने रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी को डिस्कस करना होगा, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, देन रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग कलर कोड्स। उसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करना होगा, ईएमएफ किसको कहते हैं। देन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। देन इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑन एक्सटर्नल सर्किट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर को हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टॉपिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो एंड तक इसको लाजमी देखिएगा। वन बाय वन टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी ताकि मैं आपको एक इजी मेथड आपको बता दूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले बात करते हैं हमारे पास क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते हैं, सिंपली हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर और सर्किट। ठीक है, तो ये आप देखें कि हमने एक बैटरी इसके साथ कनेक्ट की हुई है। अब उसके अंदर क्या है, जब आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। उस सूरत में चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू करेंगे। एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से जो चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम करंट कहते हैं। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के इक्वल होता है। यहाँ पे आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू जो है वो चार्ज है और चार्ज का यूनिट आपको पता है कि कूलम होता है। इसी हिसाब से टाइम को हम किस चीज में मेजर करते हैं, सेकेंड्स के अंदर मेजर करते हैं। तो इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज क्यू अपॉन टी। तो चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। तो कूलम अपॉन सेकेंड हो गया, वन कूलम अपॉन वन सेकेंड इक्वल होता है 1 एम्पियर के। सो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, क्लियर होगी बात। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि when a potential difference voltage is applied across the ends of a metallic conductor, an electric field is established inside the conductor। जब आप किसी सर्किट को किसी पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज के साथ या ईएमएफ के साथ आप इसको कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेब्लिश हो जाती है इनसाइड द कंडक्टर। अब आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि हमने एक सर्किट यहाँ पे बनाया है, सर्किट के साथ हमने एक बल्ब भी लगाया हुआ है। अब ये जो सेल है हमारे पास जिसका ईएमएफ है, अब वो क्या कर रहा है, अब ये सर्किट क्लोज हो गया है तो आप देखें कि इसके अंदर चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू कर रहे हैं। अब उसके साथ क्या क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगी। आपको पता है किसी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे एंड स्टार्ट टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। Their random motion becomes slightly directed toward the positive terminal of the battery। ठीक है, अगर आपके पास ये जो कंडक्टर है, अगर आप इसी इसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है।
दिस नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इसको सेल के साथ या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो उस सूरत में वो जो चार्जेस होंगे वो फ्लो होंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी वजह से वो चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे उस सर्किट के अंदर। In metals, current is actually due to the flow of negatively charged electrons from negative to positive terminal of the battery. एक्चुअल में जो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर वी नो दैट कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। जाहिर सी बात है वो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं? द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आप इसको सेल के साथ या किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो कंडक्टर को, सर्किट को, तो उस सूरत में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उस फोर्स का नाम क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है उसकी। तो उस सूरत में अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब ये जो मूव कर रहे हैं ये क्या है, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी को, with which free electrons move in a conductor due to applied electric field is called drift velocity. अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसके वो किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी वजह से वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो ये था हमारे पास फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में करंट जो है वो किस तरह से फ्लो होता है। ठीक है, इसी हिसाब से अब आप देखें कि यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक है हमारे पास कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर रहे थे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। Early scientists assumed current was carried by positive charge, so the direction of current was defined as the flow of positive charge. एक्चुअल में जो कन्वेंशनल करंट होता है वो क्या होता है, वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेंगे, वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। जबकि दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन कन्वेंशनल एक्चुअल करंट इसको हम कहते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द कंडक्टर. Since electrons are negatively charged, their motion is opposite to the conventional current direction. अब conventional current positive to negative होता है, जबकि non conventional current negative to positive क्या होगा, वो उसके opposite होंगे। अब इसके एस्पेक्ट कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स या नॉन कन्वेंशनल करंट के बारे में थोड़ा सा और डिफरेंस देखते हैं कि फ्लो डायरेक्शन क्या होगी कन्वेंशनल करंट में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, जबकि नॉन कन्वेंशनल में इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे क्या होंगे, कन्वेंशनल करंट में इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल के अंदर वो चीज क्या होगी, दैट इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो स्टिल यूज्ड इन, अब तक कहां पे यूज हो रहा है, सर्किट डायग्राम एंड थ्योरी के अंदर हम इसको यूज करते हैं एज अ कन्वेंशनल करंट के तौर पे, जबकि एक्चुअल फिजिकल फ्लो, एक्चुअल फिजिकल फ्लो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल करंट का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फार्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये वो फार्मूला है जो हम ओम्स लॉ के अंदर यूज करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे R को अगर बाहर निकालेंगे देन V अपॉन I आएगा। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और I यहाँ पे क्या है, करंट है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है, वो ओम होता है। रेजिस्टेंस को हम किस चीज में मेजर करते हैं, ओम्स के अंदर। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, अ कंडक्टर विथ हाई रेजिस्टेंस अलो लेस करंट टू फ्लो फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। जितना आप उन्हें इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो डिपेंड करता है कंडक्टर कितने करंट को अलो करता है। अब आप देखें नीचे फिगर में, आप देखें कि यहाँ पे
अलग अलग वेरिएशंस यहाँ पे आ रही हैं। कंडक्टर को कभी कम किया जा रहा है, इसकी जाहिर सी बात है वहां पे वह रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर उसको और अलाउ किया जाएगा तो वहां पे करंट जो है वो इजीली मूव करता जाएगा। अब यहाँ पे हो गया एक रेजिस्टेंस। अब दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है कंडक्टेंस का। एक्चुअल में कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, इस रेजिस्टेंस का। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करना, उसको रोकना। जबकि कंडक्टेंस का काम क्या होता है, ये इसके अपोजिट होता है, मतलब उसके उलट होता है, रेसिप्रोकल है। वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अलो करता है। इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फार्मूला इसका क्या होगा, दैट इज G इज इक्वल टू 1/R। इसका मतलब है कि करंट के रेजिस्टेंस के अपोजिट होगा। जैसे यूनिट हमने ड्राइव किया था रेजिस्टेंस का, वो होता है ओम, जबकि इसका जो ऐसा यूनिट है वो है सीमेंस, या इसको आप मोहो भी कह सकते हैं। अब आप देखें ये सिंबल आपकी ओम्स की है, हमने इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये इसका रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, मोह होता है। एक्सप्लेनेशन में देखें, अ कंडक्टर विथ हाई कंडक्टेंस अलोस मोर करंट टू फ्लो फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट को वो रेजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हाई कंडक्टेंस होगी तो इस सूरत में करंट को ये अलो करेगा फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, जितना इसको पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया हुआ है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी आपने इसको डिस्कस किया है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को। तो देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, या वोल्टेज कहें या इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहें। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड वोल्टेज और पोटेंशियल। मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होती है, उसके डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है, V इज इक्वल, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और Q चार्ज को। इसका मतलब है चार्ज के ऊपर आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। सिंपली हम इसको कैसे कहेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। वेयर अब आप देखें कि V यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, W यहाँ पे वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, चार्ज को मूव करा रहा है, एंड Q यहाँ पे चार्ज मूव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा यूनिट अगर आप देखें कि ये वर्क डन अपॉन चार्ज है, वर्क का यूनिट जूल होता है जबकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू वोल्ट के इक्वल होता है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम के इक्वल हो जाए। ठीक है, एक्सप्रेशन में देखें, इस जूल को अगर हम डिफाइन करें, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज को मूव, मतलब वर्क डन किसके ऊपर, एक जूल का वर्क डन हम कर रहे हैं किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, जिसका चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलम है। बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 1 वोल्ट। अब जो दो पॉइंट्स होती हैं, एक होता है हायर पोटेंशियल, दूसरा होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। आपने चार्ज के ऊपर वर्क डन करना होगा, जिसकी सूरत में आपने इसके ऊपर जो एनर्जी लगानी होगी वो 1 जूल की लगानी होगी। उसके हिसाब से वो जो चार्ज होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1 कूलम की होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका इक्वल हो जाएगा फिर किसके, 1 वोल्ट के। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ये आप देखें कि यहाँ पे हमने बैटरी भी लगाई है, इसके साथ एक बल्ब भी है। तो यहाँ पे ये चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था वोल्टेज और पोटेंशियल। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है ओम्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across its ends। जब आप किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो उसकी सूरत में क्या होता है, वहां पे करंट जो है वो फ्लो होता है। अब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ, करंट के साथ। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट। इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। उस सूरत में फिर हम नहीं कह सकेंगे कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है करंट के साथ। ये यहाँ पे कंडीशन है ओम्स लॉ के अंदर कि कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। जब आपका सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी
उस सूरत में वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके साथ, करंट के साथ। ठीक है, उस हिसाब से जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आर जो है वो कांस्टेंट है, आर मींस रेजिस्टेंस, दैटफॉर वी इज इक्वल टू आई आर, रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, ओम्स लॉ को। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, एक बैटरी है, स्विच हमने लगाया है। जब आप स्विच को क्लोज करते हो, बंद करते हो, तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करता है। ये इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। ठीक है, अब इस हिसाब से वेयर आर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखें क्या होता है, व्हेन अ कंडक्टर ओबेस ओम्स लॉ, अगर वो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है, the VI graph, V means voltage, I means current, potential difference on y-axis and current on x-axis is a straight line passing through the origin. इस स्लोप में क्या होगा, the slope of this line gives the resistance R of the conductor, therefore R is equal to V upon I, तो ये इसके साथ ग्राफ हो जाएगा। अगर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए, मतलब वोल्टेज और करंट का रिलेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो किस कंडीशन के अंदर है, जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हो या रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट हो, तो उस सूरत में ये चीज, ये ग्राफ आपका ओम्स लॉ को ओबे करता है। अदरवाइज अगर ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये स्लोप आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उस सूरत में हम नहीं कहेंगे कि ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। ठीक है, हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, इसके अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर। तो हमारे पास एक रिलेशन है, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, तो रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये यहाँ पे क्या है, रो है। अब रो जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और एरिया ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर और कंडक्टर। ठीक है, अब आप देखें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को, किसके अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर। हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इस सूरत में सबसे पहले हम लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब है कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो इसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। लॉन्गर कंडक्टर ग्रेटर रेजिस्टेंस, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। थिकर वायर लो रेजिस्टेंस, थिनर वायर होगी हाई रेजिस्टेंस होगा। वायर अगर थोड़ी सी मोटी हो, थिक हो, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी, लो रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसकी एरिया बहुत ही कम हो तो उस सूरत में इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है। तीसरा हमारे पास क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स have different intrinsic resistivity. For example, copper and silver, low resistivity, good conductors of electricity. Nichrome, high resistivity, used in heating devices. ये हमारे पास होगा। नंबर 4 हमारे पास क्या है, कौन सा फैक्टर है, वो है टेम्परेचर का। For metals, resistance increases with rise in temperature due to increased collision of electrons. Resistance increases, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो उस सूरत में उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान एक कोलिजन हो जाता है। जब कोलिजन होगा तो उस सूरत में उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फॉर सेमी कंडक्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये इसके उलट होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर ये चीज अलग होती है। अगर हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इसके उलट होता है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है नॉन ओहमिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। एक आपके पास था ओहमिक। ओहमिक में क्या था, हमने देखा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था।
जबकि नॉन ओहमिक में कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। अ कंडक्टर और डिवाइस इज सेड टू बी नॉन ओहमिक। वो नॉन ओहमिक कब होगा? इफ इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, दैट इज वी आई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। जो शुरू में टॉपिक हमने पढ़ा ओम्स लॉ का, उसमें आपने ग्राफ को देखा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब है कि वी और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा रिलेशन जिसमें नॉन ओहमिक मतलब अगर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, एंड सच डिवाइसेस करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन द सिलेबस आर, अब इसके अंदर दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि वहां पे करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के साथ नहीं कर रहा। तो उसके हिसाब से जो उसका ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ कैसे होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सेमीकंडक्टर डायोड। क्योंकि अभी पीछे हमने देखा कि सेमीकंडक्टर डायोड में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, अपना रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ज्यादा मतलब करंट को वो करेगा। तो वहां पे जो हमने कंडक्टर के अंदर देखा था तो वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड अलोज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बियास। करंट इंक्रीजेस रैपिडली विद स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज देने के बाद करंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। तो उस सूरत में ये वाला देखें इस फिगर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, कि यहाँ पे आप देखें कि रेजिस्टेंस के अंदर से भी ये करंट जो है वो गुजर रहा है, लेकिन ये रैपिडली गुजर रहा है, बहुत तेजी के साथ यहाँ पे गुजर रहा है। तो इस सूरत में अगर V और I के दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे तो वो लीनियर नहीं बनेगा, इसमें थोड़ी सी कर्व आ जाएगी, मतलब वोल्टेज कम होगी लेकिन करंट ज्यादा चला जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो इसका एग्जांपल है वो है फिलामेंट लैम्प, बल्ब। ये आपका बल्ब होता है। द फिलामेंट इज यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन व्हिच हीट्स अप व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। जब इसमें से करंट पास होता है तो ये बल्ब क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। जब हीट अप होगा तो जाहिर सी बात है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या कहेंगे कि ग्राफ उसके दरमियान स्ट्रेट लाइन में बनेगा? कभी भी नहीं। As temperature increases, the resistance of the tungsten increases. So, with increased voltage, current increase but not proportionally. The VI graph becomes curved, bending downwards. अब उसके दरमियान ग्राफ कुछ ऐसे होगा। दिस इज ये नॉन ओहमिक किसका है? ये फिलामेंट लैम्प का है। तो फिलामेंट लैम्प में आप देखें कि एक्चुअल में ग्राफ को कैसे जाना था? ऐसे स्ट्रेट में जाना था, लेकिन ये ग्राफ क्या आ रहा है? थोड़ा सा आके एकदम से इसके अंदर एक कर्व सी आ रही है। इसका मतलब है कि करंट जो है वो कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो रहा है? कम फ्लो होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था नॉन ओहमिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज का। उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ मटेरियल, उस कंडक्टर का मटेरियल कैसा है और वो कितना अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। फ्रॉम ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस रिलेशन R is equal to rho L upon A। इससे पहले भी आपने ये रिलेशन देखा। यहाँ पे R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, L लेंथ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा यूनिट जो होता है इसका वो ओहम मीटर होता है। इसका इस रेजिस्टिविटी का, अब आप रेजिस्टिविटी को अगर बाहर निकालेंगे, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है? R के इक्वल है। ए क्या है? डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर। एल मल्टीप्लाई में इज इक्वल तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल। आर का यूनिट ओहम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन डिवाइड में लेंथ है उसका यूनिट भी मीटर है, तो एक मीटर आपका ऊपर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाकी? ओहम मीटर। दिस इज ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ किसका? रेजिस्टिविटी का। एक्सप्लेनेशन में देखें, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, नॉट ऑन द शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर। किसके ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर किस तरह का है, और दूसरा इसका क्या है? टेम्परेचर है। Materials with low resistivity like copper, silver are good conductors. Material with high resistivity like nichrome, tungsten
आर पुअर कंडक्टर्स आर यूज इन हीटिंग डिवाइसेस के अंदर। एलिमेंट्स आपने देखी होंगी, हीटिंग जो हीटर वगैरह होते हैं तो उसके अंदर एक एलिमेंट, एक कंडक्टर वहां पे भी यूज किया जाता है। तो वो जो होते हैं वो टंगस्टन आर पुअर कंडक्टर्स आर यूज इन हीटिंग डिवाइसेस, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हमने देखा, कंडक्टिविटी को देखते हैं। जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को देखा था, तो रेजिस्टेंस के का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस होता है। इसी हिसाब से रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी में क्या करता था, करंट को अलो नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये फिर से करंट को अलो कर रहा है। फार्मूला इसका क्या है, सिग्मा। ये जो सिंबल आपको नजर है, हम सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी को हमने देखा था। तो ये इसका क्या हो गया, रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कंडक्टिविटी है। वेयर सिग्मा कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसआई यूनिट सीमेंस पर मीटर, एस/एम, सीमेंस पर मीटर इसका यूनिट होगा। एक्सप्लेनेशन में, मटेरियल विद हाई कंडक्टिविटी लाइक कॉपर सिल्वर अलोस करंट टू पास इजीली, जबकि मटेरियल विथ लो कंडक्टिविटी लाइक रबर वुड डू नॉट कंडक्ट करंट वेल। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस का। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखते हैं इसका। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर चेंजेस, क्या होगा, जब हीट होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल आल्सो चेंजेस, रेजिस्टेंस मटेरियल की वो भी चेंज हो जाएगी। दिस हैपेंस बिकॉज द मोशन ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी चेंज होगा और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मैथमेटिकली आर इज इक्वल टू बी अपॉन है। आपने रेजिस्टेंस को पहले भी डिस्कस किया हमने, फिर से हम दोबारा से इसको देखते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ करंट को क्या करना, अपोज करना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल जो है वो आप जिसमें से करंट को आप फ्लो करवा रहे हैं। फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज हायर टेम्परेचर कॉजेस मेटल आयंस to vibrate more vigorously which increases collisions with free electrons। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। These collision reduce the drift velocity। ठीक है, drift velocity क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो करंट डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो उस सूरत में यहाँ पे आप देखें कि hence RT मीन मतलब रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर के ऊपर इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस को जो पहले वाला था। आफ्टर टेम्परेचर रेजिस्टेंस फिर ये हो जाएगा तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, तो एक फार्मूला तो हमारे पास ये होगा। अगर हमने फाइनल रेजिस्टेंस इसकी मालूम करनी होगी एट सम टेम्परेचर के ऊपर, तो उस सूरत में आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अल्फा, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इट इज द फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। therefore अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। आर टी माइनस आर नॉट, आर टी रिप्रेजेंट कर रहा है एट सम टेम्परेचर, रेजिस्टेंस सम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि आर नॉट क्या है, आर नॉट जो है वो ये अब आप देखें तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है। जो हमने पहले पढ़ा कि रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो उस सूरत में इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आर टी माइनस आर नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को। ये किसके इक्वल है, ये अल्फा के इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अब इसका अगर हम यूनिट मालूम करें तो यूनिट इसका क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस आर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप देखते हैं को थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। मटेरियल टाइप, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एट अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले मेटल है, रेजिस्टेंस
क्या होगी, इंक्रीजेज होगी, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, क्योंकि सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा करंट को अलो करता है। उस सूरत में रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इंसुलेटर स्लाइटली डिक्रीज स्टिल लार्ज, नेगेटिव, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा वो वेरी स्मॉल वैल्यू होगा। तो ये था आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। अल्फा का फार्मूला ये है, उसके मुताबिक इसका यूनिट जो है वो ये बनता है। आते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग कलर कोड्स। कोई भी अगर आपके पास रजिस्टर हो, ठीक है, कलर कोड्स वाला रजिस्टर हो, तो उसका वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मालूम करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से ये चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। तो फिर कोई भी कलर कोड वाला रजिस्टर हो, आप आराम से उसका वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। कार्बन रजिस्टर हैज अ कलर्ड बैंड्स पेंटेड ऑन इट। फर्स्ट बैंड को हम फर्स्ट डिजिट कहते हैं, सेकंड बैंड को हम सेकंड डिजिट कहते हैं, थर्ड बैंड को हम मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसको पावर ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और जो फोर्थ बैंड होता है, अगर उसके अंदर हो, फर्ज करें अगर 3 है तो फिर इस हिसाब से, अगर फोर्थ बैंड हो इफ एनी, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसकी टॉलरेंस को। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है। अब आप देखेंगे इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे मौजूद है। ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है और ये फोर्थ डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट बैंड मींस फर्स्ट डिजिट, ये आपके पास फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट है, ये इसकी एक टेबल आपके पास बनी हुई है। थर्ड डिजिट में आपके पास क्या है, मल्टीप्लायर है। फोर्थ डिजिट में आपके पास क्या है, टॉलरेंस है। मुख्तलिफ कलर्स की मुख्तलिफ डिजिट्स के वैल्यूज हैं, उसके मल्टीप्लायर हैं और इसकी टॉलरेंस है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट कलर, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, ये फोर्थ बैंड, तो उस हिसाब से हम इसका वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला है, एक्चुअल में किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आर। आर मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। इस कलर कोड की रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट डिजिट, उसके बाद सेकंड डिजिट, मतलब फर्स्ट डिजिट का वैल्यू फिर सेकंड डिजिट का वैल्यू, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर कहते हैं। जो थर्ड डिजिट है वो आपके पास मल्टीप्लायर है, वो ओम में होगा। और आपके पास जो फोर्थ डिजिट होगा वो उसकी क्या होगी, वो टॉलरेंस होगी। अब सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। ये टेबल मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल है, और उसके अंदर लिखा है रजिस्टर हैज द रेड वायलेट ऑरेंज गोल्ड बैंड्स, मतलब इसके अंदर ये चार चार बैंड्स है, चार बैंड्स है। सबसे पहले रेड है, फिर वायलेट है, फिर ऑरेंज है, फिर गोल्ड है। अगर आप देखें कि रेड, सबसे पहले रेड है, रेड का फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट बैंड रेड, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 2 है। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, वायलेट है, तो यहाँ पे ये आपके पास लिखा है वायलेट, और वायलेट का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये 7 हो गया। थर्ड बैंड आपके पास क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज के हिसाब से देखेंगे, ऑरेंज कहाँ है, ये ऑरेंज है। थर्ड बैंड आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर क्या है, 1 के ओम, ठीक है। फोर्थ बैंड आपके पास क्या है, टॉलरेंस का, तो ये है फोर्थ बैंड, और फोर्थ बैंड में हमारे पास कलर कौन सा है, गोल्ड का। तो यहाँ पे फोर्थ बैंड गोल्ड इज इक्वल टू टॉलरेंस। अब ये आते हैं गोल्ड, ये है गोल्ड मेरे पास, और गोल्ड का वैल्यू देखें +-5%, ये इसकी टॉलरेंस है, मतलब इसकी बर्दाश्त है। +5 आगे या +5 अब आप देखें कि इस रजिस्टर का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा, रेड वायलेट ऑरेंज गोल्ड बैंड्स, इसके मुताबिक आर जी इक्वल टू, तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट में क्या था 2, सेकंड में क्या था 7, तो ये मैंने 27 रख दिया, इनटू थर्ड वाला क्या था, मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर आपके पास क्या था, 1 के था, 1 के का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है। 1000, अब इस ये इसके इक्वल क्या हो गया, ये 27,000 ओम्स के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 27। अगर ट्रिपल जीरोस निकाल दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किलो के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 किलो ओम। अब इसकी जो टॉलरेंस है वो हमने देखी थी, गोल्ड की टॉलरेंस जो होती है वो +-5%। एक्चुअल में ये वाला जो रजिस्टर है जिसका वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो है 27 किलो ओम, +-5% इसकी टॉलरेंस। तो ये इसका वैल्यू आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके मुताबिक
फिर यहाँ पे आप देखें कि एक आपके पास और रजिस्टर है, और इस रजिस्टर का जो कलर है वो है क्या है, येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन, सॉरी गोल्ड, ग्रीन नहीं गोल्ड है ये। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो येलो का 4 होता है, वायलेट का 7 होता है, थर्ड में ऑरेंज है, इसका मल्टीप्लायर 1000 है, 10⁻³ है, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो 47,000 हो गया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 47 किलो ओम। आखिर में गोल्ड है तो गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो ±5% होती है, तो इस रजिस्टर का जो वैल्यू हो गया वो 27 किलो ओम ±5%। एक और आपके पास 5 बैंड का कोड है, यहाँ पे ये रजिस्टर है। अब इसका कलर को चेक करें, इसके कलर्स के मुताबिक टेबल के ऊपर जाएं, टेबल में देखें कि येलो का क्या है, इस कलर का क्या है, इसका क्या है, ब्लैक का क्या है, फिर इसका क्या है, इसका क्या है। तो इस तरह से इसका वैल्यू जो है यहाँ पे आप, या मुझे आप कमेंट के अंदर इसका वैल्यू जो है वो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब उसके अंदर जो हमारे पास सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। एक्चुअल में ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स। एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, किसी सोर्स की वजह से एक एनर्जी सप्लाई हो रही है, सच एज अ सेल और बैटरी, सेल और बैटरी पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। सिंपली जैसे हमने वोल्टेज के अंदर या पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट चार्ज के हिसाब से होगी कि कितनी एनर्जी जो है वो हो रही है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, या हमारे पास सोर्स बैटरी या सेल है, इसके साथ हमने एक बल्ब लगाया हुआ है। इस सूरत में इन सिंपल वर्ड्स इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स इन ड्राइविंग द चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट। मतलब इस बैटरी की वजह से ये बैटरी क्या कर रही है, इसको एक एनर्जी दे रही है ताकि इसमें से एक चार्ज जो है वो मूव करता हुआ इस सर्किट के अंदर मूव करे, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होगा, ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। वही फार्मूला है जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये सोर्स जो है आपके पास बैटरी या सेल है। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है। और का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोल, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब किसी भी बैटरी के अंदर, किसी भी सेल के अंदर इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। आगे जाके ये देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, अ सेल और बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ सर्किट। सेल और बैटरी प्रोवाइड्स क्या करते हैं, एनर्जी को मूव कराते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की सूरत में थ्रू अ सर्किट, उस सर्किट के अंदर। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट करंट फ्लोस, सर्किट जब क्लोज होगा, कंप्लीट होगा, तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा। सम एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इटसेल्फ। अब वहां पे जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस सूरत में वो करंट आपका उस सेल या बैटरी में से भी गुजर रहा है। अब सेल या बैटरी में क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। Therefore, the potential difference across the terminals of the cell is less than its electromotive force when current flows। ये देखें, ये हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर आप वोल्ट मीटर यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के बाद लगा के देखोगे कि इस बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा वो आपको पूरा पूरा बता देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वो पोटेंशियल आपको उतना नहीं मिलेगा जितना पोटेंशियल, जितना ईएमएफ आपको यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे जब आप मालूम करोगे तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। ये टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा लेस होगा किसके मुकाबले में, ईएमएफ के मुकाबले में, क्योंकि ईएमएफ की वजह से, इस बैटरी की वजह से, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जहां पे आपको पता है कि करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस जब गुजरेगी तो करंट यहाँ पे मतलब रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस इसको रेजिस्ट करेगी, तो उस सूरत में आपको फिर यहाँ पे इस दूसरे रजिस्टर, जो एक्सटर्नल रजिस्टर यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है एज अ बल्ब की सूरत में, तो उस सूरत में यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल होगा, जिसको आप टर्मिनल पोटेंशियल कहते हो, वो क्या होगा, वो लेस होगा। देखें,
The EMF E represents the total energy per unit charge supplied by the cell. As current I flows through the internal resistance R, some energy IR is lost inside the cell. यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी. The remaining energy appears as the terminal potential. Remaining जो यहाँ से आके थोड़ी सी कम हो गई, कम होके बाकी के सर्किट के अंदर जब आप इसको मालूम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट. अब आप देखें, ये आप देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्सेस पोटेंशियल. तो यहाँ पे आप देखें कि ये ईएमएफ है, इस ईएमएफ के अंदर क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के देखोगे कि एक वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी. अब वही वोल्टेज अगर यहाँ पे मालूम करोगे इस रेजिस्टर के अंदर, यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा के देखोगे तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी, जितना ईएमएफ हमें यहाँ पे मिलेगा, हमें उतना यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा. किसकी वजह से, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. तो ये वोल्टेज, अब इसको हम, इस वोल्टेज को कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, इसको हम कहेंगे ईएमएफ. ये एक रिलेशन आ रहा है बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का. इस सूरत में ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस इंटरनल ड्रॉप. अब इंटरनल ड्रॉप आपके पास क्या आ रहा था, यहाँ पे आप देखें सम एनर्जी आई आर इज लॉस इनसाइड द सेल. आई आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब करंट और रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि सेल के अंदर करंट भी गुजर रहा है, उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है. तो उसका जो टोटल ईएमएफ होगा, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस इंटरनल ड्रॉप. तो ई रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को, टर्मिनल पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लस इंटरनल ड्रॉप जो है वो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है आई आर. तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे आप इसको मालूम कर सकते हो. अगर आप चाहो तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हो. V इज इक्वल टू ई है, ये प्लस में उधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट से स्पेशल केसेस के अंदर देखें कि फर्स्ट करें ए हमारे पास ओपन सर्किट है, नो करंट फ्लोस. सर्किट अगर ओपन होगा, स्विच ऑफ होगा, तो इसके सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होगा, तो करंट क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओपन सर्किट है. ठीक है. अब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया. जब वायर को कनेक्ट करेंगे दूसरे टर्मिनल के साथ बैटरी के या सेल के, तो सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है. अब अगर ओपन सर्किट हो तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. जब आप सर्किट को क्लोज कर रहे हैं तो सूरत में आपके पास क्या है, करंट फ्लो होगा, बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा. जब ओपन सर्किट है, E इज इक्वल टू वी, मतलब जितना ईएमएफ होगा उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल होगा. इन दिस केस द टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ बिकॉज देयर इज नो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप. क्योंकि यहाँ पे जब सर्किट ओपन होगा तो यहाँ पे मालूम करेंगे, यहाँ पे भी मालूम करेंगे, तो हमारे पास सेम पोटेंशियल आएगा. मतलब सेम पोटेंशियल जो ईएमएफ होगा वो इक्वल होगा किसके, टर्मिनल पोटेंशियल के. अगर हम सर्किट को क्लोज करेंगे, क्लोज सर्किट, करंट फ्लोस आई इज नॉट इक्वल टू जीरो. पहले आई क्या था, जीरो था, क्योंकि सर्किट ओपन था. अब आई नॉट इक्वल टू जीरो. ई ग्रेटर देन वी, इसका मतलब है कि ई ग्रेटर देन होगा किसके, वी के, क्योंकि ई की वजह से, इस ईएमएफ की वजह से, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एक्सटर्नल सर्किट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. Because part of the EMF is used to overcome the internal resistance. ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छी तरह से. एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. इफ अ सेल हैज, ये जो सेल है इसका जो वोल्टेज है वो कितनी है, 12 वोल्ट है, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा है वो 1 ओम का रेजिस्टेंस है. एंड द करंट जो पास हो रहा है इस सेल में से, इस सर्किट में से, वो 2 एम्पियर का है. देन टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. जो पिछले वाला फार्मूला देखा है, अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज मालूम करूंगा तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ई, वो जो प्लस आई आर था उसको हमने इज इक्वल टू लेके गए तो ये माइनस आई आर हो गया. ठीक है. अब V आपके पास कितना है, V का वैल्यू, सॉरी E का वैल्यू, क्योंकि E हमारे पास इसका टर्मिनल पोटेंशियल मालूम करना है, तो E का वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट. यहाँ पे ये 12 वोल्ट है. उसके बाद क्या है, माइनस आई करंट. करंट हमारे पास कितना है, 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर हमने लग दिया. उसके बाद क्या है, इसके साथ स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की सेल की, तो ये 1 ओम की है. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो 2 होगा, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट. सो 2 वोल्ट्स आर लॉस्ट इनसाइड द सेल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस. इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अगर बैटरी को यहाँ पे मेजर करोगे तो ये आपको पूरा 12 वोल्ट देगा, लेकिन यहाँ पे जब आप मेजर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 10 वोल्ट्स आएगा. इसका मतलब है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से
ये 2 वोल्ट्स क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है इनसाइड द सेल। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑन द एक्सटर्नल सर्किट इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, किसके ऊपर, ऑन द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो सर्किट आपको बाहर से नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट। सेल के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस का बाहर वाले सर्किट के ऊपर, एक्सटर्नल सर्किट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस इफेक्ट को हमने मालूम करना है, इसके एग्जांपल आपने बताने हैं। Internal resistance and its effects। तो सबसे पहले every real cell or battery has some internal resistance are due to the opposition to current inside the electrolyte and electrodes। electrolyte और electrodes की वजह से इसके अंदर internal resistance होती है। कोई भी रियल बैटरी या सेल हो उसके अंदर क्या होती है, some internal resistance होती है। When the cell supplied current, this internal resistance causes a voltage drop inside the cell। जब ये सप्लाई करेगा किस चीज को, करंट को, जब ये सप्लाई करेगा तो उस वक्त में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्टेज को क्या कर देगा, एक्सटर्नल सर्किट में वोल्टेज को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। सो द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। यहां पे जब मालूम करोगे, यहां पे वोल्ट मीटर लगा के जब मालूम करोगे इस बल्ब के करीब, इस रेजिस्टर के करीब, तो आपको यहां पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन जब यहां पे मालूम करोगे, सेल के पास मालूम करोगे, तो यहां पे ज्यादा मिलेगी, जो अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया। उस सूरत में क्या होता है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर, तो यहां पे जो वोल्टेज होगी अब उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ये टर्मिनल पोटेंशियल यहां पे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वेयर भी यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे ये जब भी मालूम करेंगे ये हमेशा टर्मिनल, मतलब सर्किट के एक्सटर्नल सर्किट पे कहीं पे भी मालूम करोगे तो उसको आप कहोगे टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। ई यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल। उसके बाद आई जो है वो करंट इन द सर्किट, ये जो आप देखें एरोस आपको नजर आ रही है, ये करंट की डायरेक्शन है आपको। आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आर यहाँ सिंबल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के। उसके बाद नंबर 1, व्हेन नो करंट फ्लोस, सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, 0, वी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। ठीक है, द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द ईएमएफ। एग्जांपल, मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी विद अ वोल्टमीटर, हाई रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट नो करंट ड्रॉन। ठीक है, क्योंकि सर्किट ओपन है, नो करंट फ्लोस, तो आई का वैल्यू 0 होगा, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल किसके इक्वल होगी, ईएमएफ की इक्वल होगी। ये बात अच्छी तरह से आपने समझनी है। ठीक है, जब सर्किट ओपन होगा तो जितना ईएमएफ होगा बाहर वाले सर्किट में भी उसका टर्मिनल पोटेंशियल भी उतना ही होगा। लेकिन अगर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, देयरफॉर करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब ये फार्मूला करंट का है, ई यहाँ पे ईएमएफ है। एक्चुअल में करंट का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई को अगर हम बाहर निकालें, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर के इक्वल होगा, लेकिन V की जगह पे हमने यहाँ पे क्या है, E लगाया, क्योंकि E हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस, उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज अक्रॉस आर इज, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। अब अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस आर, बाहर का रेजिस्टेंस में अगर इसकी वोल्टेज मालूम की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल है। आई का वैल्यू आपके पास मौजूद है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर के इक्वल है। तो इस फार्मूले के अंदर V इज इक्वल टू आई आर के अंदर आपने आई का वैल्यू पुट करना है, और आई का वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर। अब उसके मल्टीप्लाई में क्या है, आर भी है, तो ये क्या हो गया, आई की जगह पे आपके पास क्या आ गया, ई अपॉन आर प्लस आर। सेम वही चीज हम आई के इक्वल लेके आ गए यहाँ पे, और इसके साथ क्या है, आर, तो यहाँ पे आर भी लगा दी। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस द टर्मिनल वोल्टेज V इज लेस देन E। ठीक है, बात समझ में आ गई। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस किसके, सेल के, द टर्मिनल वोल्टेज, जो एक्सटर्नल सर्किट में हम इसकी वोल्टेज मालूम करते हैं तो वहां पे टर्मिनल वोल्टेज होगा, वहां पे ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ कहां पे होगा, उस सेल के पास, उस सेल के अंदर, उसकी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बाहर वाले सर्किट के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज होती है या टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा लेस होता है किसके मुकाबले में, ईएमएफ के मुकाबले में।
राइट। ये देखिए सर्किट ओपन है, यहां पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, सर्किट को क्लोज करेंगे तो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब एक करंट यहां पे क्या होगा, फ्लो होगा। अब ये फर्ज करें ये मेरे पास ईएमएफ है, अगर इस ईएमएफ के पास यहां पे हम देखें कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लोज ओपन सर्किट, सर्किट क्या है, ओपन है, कोई करंट नहीं है, तो जितना ईएमएफ होगा यहां पे मालूम करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल भी उतना ही होगा। लेकिन जब सर्किट को क्लोज करेंगे करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ईएमएफ का जो पोटेंशियल होगा, ईएमएफ की जो वोल्टेज होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन वही वोल्टेज जब हम टर्मिनल पोटेंशियल की सूरत में यहां पे मालूम करेंगे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर के ऊपर या एक्सटर्नल सर्किट पे कहीं पे भी, तो आपको वो वोल्टेज यहाँ पे कम मिलेगी, लेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। नंबर 3 क्या है, इफेक्ट ऑफ हाई करंट लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इफ आर इज वेरी स्मॉल लाइक इन अ शॉर्ट सर्किट देन करंट बिकम्स आई अप्रोक्सीमेटली ई अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ हाई करंट लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बार वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल लो है, ना होने के बराबर है। इफ आर इज वेरी स्मॉल, कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। वेरी स्मॉल अगर वो बहुत ही कम हो, लाइक इन अ शॉर्ट सर्किट, मतलब सर्किट क्या है, शॉर्ट है, देन करंट बिकम्स क्या हो जाएगा, आई अप्रोक्सीमेटली ई अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। नंबर 4 इफेक्ट ऑफ लार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इफ आर कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की आर स्मॉल होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टर आर कैपिटल जो होता है वो सर्किट के बाहर होता है। अगर कह रहा है सर्किट आर बाहर वाला रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है किसके मुकाबले में, स्मॉल आर के मुकाबले में, देन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। यहां पे क्या था, ई, अगर बाहर वाला सर्किट कम हो किसके मुकाबले में, इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में, तो फार्मूला ये होगा। लेकिन अगर बाहर वाला रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में ज्यादा हो तो फिर आपके पास फार्मूला आई अप्रोक्सीमेटली ई अपॉन आर हो जाएगा। हियर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, सो वी इज इक्वल टू ई के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखें, कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू रजिस्टर और अ वोल्टमीटर ऑलमोस्ट फुल ईएमएफ इज मेजर्ड। Connecting a high value resistors or voltmeter almost full EMF is measured। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर का। सिंपली हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी पावर को डिस्कस किया हुआ है। पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ सर्किट। सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें, ये क्या है, P मीन्स पावर, W मीन्स वर्क एंड T मीन्स टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब W यहाँ पे क्या है, वर्क है, लेकिन अगर आपको याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, दैट इज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज के ऊपर होता है। तो अगर W को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। W को अगर बाहर निकालेंगे, फर्ज करें कि यहां पे मैं अगर आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं, पेन यहां से हम ले लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। अगर मैं W को यहां से बाहर निकालूं, ये W इज इक्वल टू, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये V इंटू क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्ज करें कि यहाँ पे इस W की जगह पे मैं V इंटू क्यू लिखूं, ठीक है, इसकी जगह अगर हम क्या लिखें, V इंटू क्यू, अगर हम इंसर्ट कर दें, ये क्यू डाल दें, तो यहाँ पे Q अपॉन टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, Q अपॉन टी, ये Q डिवाइडेड बाय टी, ये रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल टू करंट I को। ठीक है, इस तरह से ये चीज आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपकी चीज इक्वल हो जाएगी I के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या होगा पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V मीन्स पोटेंशियल, I मीन्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर V इलेक्ट्रिक पावर वाट के अंदर होता है, पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है, वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड जूल के अंदर,
टाइम आपके पास सेकंड्स के अंदर होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर होता है और I करंट एम्पियर के अंदर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास किस चीज का, इलेक्ट्रिक पावर का, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ करंट I, वोल्टेज V एंड रजिस्टर R। ठीक है, इसी हिसाब से एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर जो अभी अभी हमने ड्राइव किया, पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वो वर्क जो है वो क्या है, वो एनर्जी है, तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन T के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है और W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी के इक्वल होता है। ठीक है, इस सूरत में अगर आप देखें यहाँ पे तो P इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे Q अपॉन टी जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q अपॉन टी I को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज करंट, और V आपके पास वोल्टेज। अब फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू आई वी। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया पावर का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। अब इसी फार्मूले के अंदर P इज इक्वल टू आई वी के अंदर आपने V का वैल्यू पुट करना है, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि P इज इक्वल टू V की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, आई आर, तो ये I इंटू आई हो गया, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दूसरा फार्मूला आ गया आपके पास पावर का, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। देन वी नो दैट आई जो होता है वो V अपॉन आर के इक्वल होता है। इसी फार्मूले में अगर I को बाहर निकालें तो ये V अपॉन आर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब आप देखें कि यहाँ पे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, तो I का वैल्यू आपके पास क्या है, V अपॉन आर। अगर ये स्क्वायर होगा तो ये V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या है, V अपॉन आर, तो ये V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, इंटू आर है तो आर भी हमने सेम रख दी। ये स्क्वायर आर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नीचे एक आर बचेगी, तो ये पावर का दूसरा फार्मूला हो गया, दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर के। तो ये था हमारे पास, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ करंट I, वोल्टेज V एंड रेजिस्टेंस R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, क्लियर हो गई बात, अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया। कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, पावर डिसिपेशन मालूम करना है, मतलब डिसिपेशन का मतलब क्या है, जाया होना, खर्च होना। कहाँ पे कैसे खर्च हो रहा है इसको देखते हैं। तो एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ पावर वर्क डन, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, एवरी रियल बैटरी और सेल हैज अ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन एडिशन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू इट। कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी रियल बैटरी और सेल हैज अ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, सही, इसके अंदर एक स्मॉल रेजिस्टेंस इन एडिशन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आर लगा होता है, कनेक्टेड टू इट। व्हेन करंट फ्लोज पार्ट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट इनसाइड द सेल। इसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या करता है, वो लॉस करता है इनसाइड द सेल ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। द लॉस इज नोन एज पावर डिसिपेशन, इसी को हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या करता है, वो उसको लॉस कर देता है, वो उसको कम कर देता है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे आपके पास तो पावर का फार्मूला था, दैट इज P इज इक्वल टू E अपॉन टी। तो यहाँ पे हमने E को बाहर निकाल दिया, दैट इज E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय टी। बट वी नो दैट द फार्मूलास ऑफ पावर, जो अभी अभी हमने फार्मूला ड्राइव किए किसके, पावर के। तो पहला फार्मूला था पावर का P इज इक्वल टू आई वी, दूसरा फार्मूला था हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फार्मूला था हमारे पास P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा है एनर्जी का, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय टी, तो यहाँ पे वन बाय वन ये जो फार्मूलाज हैं पावर के, आपने इसके अंदर इसको पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, P इज इक्वल टू आई वी, तो यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू P। P का मतलब क्या है, P किसके इक्वल है, आई वी के, तो यहाँ पे I मल्टीप्लाई बाय वी हो गया, उसके मल्टीप्लाई में क्या है T, तो ये दूसरा एक फार्मूला हो गया एनर्जी का। इसी हिसाब से फिर इसी फार्मूले के अंदर आपने P का ये दूसरा वाला फार्मूला पुट करना है, तो P इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P की जगह पे आई स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई बाय टी है, तो यहाँ पे टी हमने सेम रख दिया। तो ये एनर्जी का दूसरा, एनर्जी डिसिपेशन का दूसरा फार्मूला हो गया। इसी हिसाब से फिर यही फार्मूला दोबारा से यूज करेंगे, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या है, तीसरा फार्मूला जो था पावर का, दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो यहाँ पे
ई की जगह पे आपने वी स्क्वायर अपान आर पुट करना होगा, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू पी, पी की जगह पे वी स्क्वायर अपान आर हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस सर्किट के अंदर देखें तो यहाँ पे ये बैटरी है या ये सेल है, ये इसका ईएमएफ है और ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब आप एक्सटर्नल में करोगे तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो बाहर, टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो कम हो जाता है। तो की नोट्स इसके क्या है, इंटरनल पावर लॉस ऑलवेज अपीयर्स एज अ हीट इन द सेल। इंटरनल पावर लॉस रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या हो जाता है, सेल जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, to make batteries more efficient, internal resistance is kept as low as possible. इसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, इसको कम से कम करना होगा, इस कीप एज लो एज पॉसिबल। तो ये हमारे पास क्या था, टॉपिक पावर डिसिपेशन का था। उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बार बार इसको देखिएगा और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका कॉन्सेप्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। थैंक यू।